दिन आज ही का था, 10 अक्टूबर। देर तक खटखटाते रहे लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं, और आखिर आकर पत्नी ने दरवाज़ा तोड़कर देखा अंदर, तो गुरुदत्त दुनिया से जा चुके थे। दिन आज ही का था, 10 अक्टूबर, और बरस था 1964, महज 39 बरस की उम्र। गुरुदत्त ने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी जगह बना ली थी कि जैसे ये खबर चारों तरफ पहुंची, पूरी फिल्म इंडस्ट्री सन्न रह गई और सोचने लगी कि ये हुआ क्या। अब उसके पीछे तो स्पेकुलेशंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, लोग बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से लोग पास कर देते हैं अपने कमेंट्स। ये सच है कि गुरु की ज़िंदगी के 2 क्लियर कट हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जिसमें वो हंसता खेलता नौजवान है और बड़ी उम्मीद के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आया है, और इत्तेफाक ये कि शुरू में ही उनकी दोस्ती जो है वो देवानंद से हो जाती है। पुणे में दोनों मिल गए थे और उसके बाद में इकट्ठे भी काम किया इन लोगों ने। एक वो दौर है जिसमें कामयाबी लगातार मिलती चली जा रही है। एज डायरेक्टर भी कामयाब और एज एक्टर भी कामयाब। और जब उन्होंने 1957 में अपनी फिल्म बनाई प्यासा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके मन से एक बोझ उतरा है, क्योंकि ये कंसेप्ट उनके मन में हमेशा रहता था। और इसमें साहिर साहब की जो कुछ गज़लें और नज़में हैं वो तो छा गए, कमाल है। लेकिन इससे पहले का दौर भी अगर हम देखें तो बड़े रोमांटिक थे, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में द ओनली रोमांटिक, दैट इज़ गुरुदत्त। तुम जो हुए मेरे हम सफ़र, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। जो फिल्म वो बना रहे थे शुरू के दौर में, और जाल जैसे एक फिल्म है, और उसके बाद में आर पार है, 12 o'clock है, और मिस्टर एंड मिसेस 55 है। संगीत ओपी नैयर का ज़्यादातर होता था, और मजरू सुल्तानपुरी साहब भी बहुत प्रिय हो गए थे। तो ऐसा भी एक दौर था। प्यासा के बाद उनकी शख्सियत में थोड़ी परिवर्तन नज़र आई, क्योंकि वो रोल करते करते कहीं ज़हनी तौर पे भी वो ये सोचने लगे थे कि देखिए ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये गीत साहिर ने जो लिखा है, ये दुनिया के ऊपर बिल्कुल सटीक और सच बैठता है कि इस दुनिया में जहाँ फरेब है, जहाँ भ्रष्टाचार है, जहाँ अत्याचार है, जहाँ सच्चाई का बोलबाला नहीं होता, जहाँ झूठों की जमात आगे तक बढ़ती चली जाती है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और ये फिल्म बहुत पसंद की गई। अब इसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने एक और प्रोजेक्ट उनके जहन में था, कागज़ के फूल, वो भी बना दिया 1959 में। लेकिन वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली, यानी यूँ कहें कि बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। गुरु की ज़िंदगी में वो एक इंसान जो सबसे अहम थे, वो थे वीके मूर्ति साहब, सिनेमाटोग्राफर। बस लाइफ लाइन थे वो गुरु की। और मेरी खुशबख्ती ये कि कभी कभी ज़िंदगी मुझ पे मेहरबान हो जाती है। मैंने जब बेंगलोर में आना शुरू किया 2008 से, तो उसके बाद मुझे पता चला कि वीके मूर्ति साहब तो बेंगलोर में ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले उन्होंने फिल्म्स में काम करना बंद कर दिया था, और उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, जो कभी किसी टेक्नीशियन को नहीं मिला। तो दादा साहब फाल्के का मुबारकबाद देने के लिए उनका घर ढूंढते ढूंढते दोपहर को एक वक्त मैं पहुंच गया उनके यहाँ, और बहुत पतले दुबले से, और मूर्ति साहब इतने सादा इंसान। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मूर्ति जी आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आइए आइए। 2 घंटे तक हमारी बातें हुई, जिसमें काफ़ी सारी बातें गुरुदत्त के बारे में हुई। यहाँ कुछ ऐसी बातें भी मुझे वीके मूर्ति साहब ने बताई जो काफ़ी हद तक सामने नहीं आईं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि गुरु मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता था, और मैंने उनसे कहा था कि इस बार ये जो आप प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो गुरु, ये कह नहीं सकते कि आपको कामयाबी देगा कि नहीं। लेकिन गुरु ने कहा ये फिल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ। कागज़ के फूल बुरी तरह पिटी। गुरु रुकने वाले इंसान नहीं थे। उसके बाद में चौधरी का चांद बनाई, वो सुपर हिट हो गई। उसके बाद शाही बीबी और गुलाम बनाई, उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन गुरु धीरे धीरे कहीं रास्ता बदलते जा रहे थे। घर भी बिखर रहा था और पत्नी से भी तकरार होने लगी थी।
कहा भी जाता है कि 9 अक्टूबर की रात को भी तकरार हुई थी और कुछ बोल गए थे गुरुदत्त और वो सच हो गया सुबह होते होते। कहीं किसी जगह और मन आ जाए तो वो कहते हैं ना कि दिल क्या करे किसी पे तो क्या करे, तो ये गुरु की ज़िंदगी में हुआ। इसमें कुछ भी छुपा हुआ अब नहीं है कि गुरु की ज़िंदगी में कोई और इंसान मौजूद थी और उसी की वजह से काफ़ी परेशानियाँ परिवार में भी आ रही थी। लेकिन वो जो इंसान है उसकी दिक्कत क्या थी? उसकी दिक्कत ये थी कि वो करे क्या? गुरु तो शादी कर नहीं सकते थे उनसे। और आप जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ वहीदा रहमान की, क्योंकि प्यासा के बाद जो ये फिल्म आई कागज़ के फूल, इस बीच में उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी जो गीता जी को पसंद नहीं थी। तो उस दिन, ये 10 अक्टूबर का दिन मैं इसलिए भी याद करता हूँ, एक ऐसा चमकता हुआ सितारा, माँ का लाडला, बचपन से माँओं से देखा करती थी। गुरु को नृत्य का बड़ा शौक़ था और वो वहाँ पर अल्मोड़ा में जो उदय शंकर की नृत्य एकेडमी है वहाँ गए, नृत्य सीखा और उसके बाद लौटकर वापस आए। उनकी फिल्म्स के गीत बड़े दर्दीले होते थे और ख़ास तौर से वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कैफी आज़मी साहब के ये बोल हैं और बर्मन दादा की धुन है और गीता जी ने जिस अंदाज में इसको गाया है, गीता दत्त जी ने, वो ऐसा लगता है जैसे उनके अपने मन का दर्द छलक कर बाहर आ रहा है। और ये गीत लाफानी हो गया। इसके बाद फिर गुरु की ज़िंदगी में वो बाहर की फिल्म्स भी करते थे। वो बाहर की फिल्म जैसे सांझा और सवेरा है या भरोसा है, वो फिल्म करते थे। लेकिन दरअसल हम गुरु को 3 फिल्म जो उनकी हैं, प्यासा, कागज़ के फूल, को बाद में लोग कहने लगे ये तो क्लासिक है भाई। जब पिट गई, फाइनेंशियली नुकसान दे गई, तो उसके बाद दुनिया ने कहा कि ये तो, क्योंकि उसमें वीके मूर्ति साहब की जो सिनेमेटोग्राफी है कागज़ के फूल में, वो पूरे यूरोप के एक बड़े हिस्से में बहुत पसंद की गई और उसको एक अलग सा स्कूल ऑफ थॉट मान लिया गया मूर्ति साहब को। बहुत बातचीत हुई मेरी वीके मूर्ति साहब से और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरु की ज़िंदगी के बारे में हम इतना कुछ कह सके। बल्कि एक जगह उन्होंने कहा भी, वीके मूर्ति साहब ने, यू नो सो मच अबाउट गुरु। मैंने कहा सर, द ओनली रोमांटिक, इटर्नल रोमांटिक, इमॉर्टल रोमांटिक गुरु। तो ये जो सारी चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं अचानक। आज के दिन मैं तो जैसे हर दिन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ से दिख ही जाता है मुझे। तो ये 10 अक्टूबर जो है, मतलब ये कौन से लोग थे जो धरती पे आए, अपना काम किया और चले गए। उन्हीं के फैज़ से बाज़ार अक्ल रोशन है, जो गाहे गाहे जुनू इख्तियार करते हैं। ये जुनू है, जुनू से कम पे ये काम हो नहीं सकते। एक नॉर्मल इंसान उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर सकता था जो गुरुदत्त ने की, क्योंकि इतने बरसों के बाद भी आज सिनेमा का जब कभी नाम आता है, भारतीय हिंदी फिल्म्स का, उसमें गुरुदत्त का मुकाम बहुत ऊंचा है। क्योंकि शुरू के दौर की फिल्म्स में एज एंटरटेनर उन्होंने जो फिल्म्स बनाई वो भी बस देखते ही बनती हैं और उनका म्यूज़िक तो कमाल कर हुआ ही करता था। जॉनी वॉकर भी उनके बहुत करीब हो गए थे देखते देखते। अबरार अलवी आखिरी इंसान थे जो 9 अक्टूबर 1964 की रात में मिले थे गुरु से और उसके बाद उन्होंने कहा था, अबरार अब तुम भी जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। और इसके बाद में उन्होंने अपने नौकर से कहा था कि ज़रा मुझे पानी का गिलास दे दो, और उसी सर्वेंट ने सुबह देखा, मेरा ख्याल है रतन उनका नाम था, तो रतन ने सुबह देखा था ये सब के गुरु दुनिया से क्या गए, एक पूरा हिस्सा साफ हो गया देखते देखते। तो आज मैं गुरु को याद कर रहा हूँ। लेकिन 10 अक्टूबर कोई आम दिन नहीं है। 10 अक्टूबर एक और वजह से भी मैं याद करता हूँ, वो है जग जीता जगजीत। ये दिन जगजीत से भी जुड़ा हुआ है। जगजीत 8 फरवरी को अपनी सालगिरह बड़ी खुशी से मना रहे थे। बरस 2011 का था और अपने दोस्तों का वहीं पे सामने उन्होंने अनाउंस किया कि भाई मैं तुमसे बता दूं कि मैं इस बरस 70 महफिलें करूंगा दुनिया भर में, 70 प्रोग्राम करूंगा। लोगों ने कहा, अरे जगजीत ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं करूंगा। और इतना स्ट्रेन और इतने एग्जॉस्ट हुए। जगजीत सिंह पे तो मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ है क्योंकि उनकी ज़िंदगी को मैंने बहुत समझा है। वो जो बेंगलोर में एक प्रोग्राम 10 फरवरी 2019 को हम लोगों ने किया था चौडिया में,
वहाँ जगजीत के लिए एंकरिंग की थी मैंने, और जयपुर से आए हुए अनिल शर्मा साहब ने वहाँ पे जगजीत के गज़लों को गाया था, और मैंने काफ़ी कुछ जगजीत की ज़िंदगी को इतने बरसों में समझा था। वो नौजवान हंसता खिलखिलाता, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी, कभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। पिता का सपना ये कि जगजीत को बनना है आईएएस ऑफिसर। बचपन में जगजीत का नाम जगमोहन था, और जगजीत का ये कि या तो गिटार हाथ में है या गायकी है, और उसके ज़रिए यूनिवर्सिटी लेवल पर बड़ा नाम किया। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये जगहें छोटी पड़ती जा रही हैं, इसलिए वो बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में आके बहुत नाम किया, और जो एलपी उनका आता था हम लोग दौड़ के जाते थे, क्योंकि उसने एक नया काम किया खुदा के बंदे ने, कि अभी तक जो रवायती गज़ल का तरीका था, जो बेगम अख्तर साहिबा या मेहदी हसन या इधर अपने तलत महमूद और हबीब वली मोहम्मद उधर कर रहे थे, उसमें 3 ही इंस्ट्रूमेंट होते थे। एक हारमोनियम है, एक सरंगी है, एक तबला है। पूरा ला कर के रख दिया ऑर्केस्ट्रा, और यंगिस्तान को वो सब कुछ पसंद आ गया। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता। कहीं से मुझे खबर लग गई कि जगजीत को पद्म भूषण मिलने वाला है। कहीं सत्ता के गलियारों, भाई दत्ता के गलियारे सत्ता के गलियारे कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं जा कर के। तो मुझे पता लगा, और मैंने अपने दोस्त कमलजीत से कहा, मैं कुकू भाई जगजीत साहब को मिलना चाहिए। 2003 के आसपास की बात है कि उनको पद्म भूषण मिलने वाला है। तो वो कहने लगे ठीक है। उन्होंने बोला, जगजीत से बात करी तो उसने कहा, भाई देखो अभी तक मेरे पास कुछ रिटर्न नहीं आया, ये खबर कहाँ की है मुझे मालूम नहीं। कमलजीत ने कहा, भाई खबर गलत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस मेरे दोस्त ने बताया उसको फिल्म्स में इतनी दिलचस्पी है, वैसे वो प्रोफेसर है। लेकिन कुछ दिनों के बाद खबर आ गई, और फिर मेरे दोस्त कमलजीत ने जगजीत को फ़ोन करके कहा, क्या सी ना? कहता हाँ यार, ये तो सब पक्का हो गया बिल्कुल। तो मेरे से कहा कमलजीत ने कि बात कर लो जगजीत को, ये लो नंबर, और अभी बात करके मुबारकबाद दे दो। तो मैंने जब उन्हें फ़ोन किया जगजीत को, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी उनके साथ बहुत देर तक बात हुई। बल्कि उन्होंने ये भी पूछा कि आपको पता कैसे लग गया इतनी जल्दी कि मुझे पद्म भूषण मिलने वाला है। तो खैर ये बातें होती रही। लेकिन मैंने कहा, जगजीत जी कुछ भी कहिए, आपने जो किया है गज़ल की दुनिया में, वो तो एक आंदोलन है, वो एक क्रिएटिव रेवोल्यूशन है। प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। सब कुछ चलता जा रहा था सब। उस रात उस बिलियनियर के यहाँ एक महफिल जमी हुई है, जहाँ मेरे मित्र कमलजीत भी मौजूद हैं। जगजीत गा रहे हैं। वहाँ अंजू महेंद्रू ने कहा कि भाई जगजीत बहुत अच्छा गा रहे हो, गालिब गा लिया, अब तुम ज़रा वो सुना दो। दर्द से मेरा दामन भर दे, ये सुना दो। जबकि ये लता जी का गाया हुआ है, सजदा में था एल्बम में, लेकिन जगजीत ने गा दिया। और उसके कुछ देर के बाद महफिल ख़त्म होने की जब तैयारी हुई, तो जगजीत को एकदम से ये खबर मिली कुछ देर के बाद कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया विवेक का। और कुछ देर बाद खबर मिली कि विवेक दुनिया से रुखसत हो गया, महज 18 बरस की उम्र में। ये दर्द बहुत गहरा था। इस दर्द के बाद चित्रा जी तो खामोश हो गई, क्योंकि अभी तक उनके साथ में गाया करती थी, मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। ये दोनों मिलके बहुत गाते थे। लेकिन वो चुप हो गई। जगजीत ने कुछ वक्त लिया, और उसके बाद फिर जो उन्होंने निकालने शुरू किए कैसेट से एक के बाद एक, उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। देखिए एक बात है, कलाकार इतने बड़े थे जगजीत सिंह, उन्होंने जाहिर नहीं किया कभी किसी को, लेकिन जब भी गज़ल गाते थे, कोई गज़ल गाते थे, वो विवेक के पास से होकर के, चिट्ठी ना कोई संदेश। अब वो उसमें जो अल्फाज हैं वो भी हैं कि उस वक़्त देखिए हमें क्यों नहीं मालूम हुआ जब हमारे बेटे का इंतकाल हो रहा था। ये सब बस जगजीत छा गए भाई। मैं यही कहता हूँ, 10 अक्टूबर 2011 को उनकी रुखसती हुई। स्ट्रोक हो गया था उन्हें, 18 दिन तक वो कोमा में रहे थे। आखिरी प्रोग्राम देहरादून में देकर आए थे। और फिर एक बार कह दूँ,
उस प्रोग्राम में भी मैं जाने वाला था। मैंने 12 नशिस्त अटेंड की हैं जगजीत सिंह की, 12, और उस प्रोग्राम में भी मैं जाने वाला था। देहरादून वाले में, मेरे घर से देहरादून 70 किलोमीटर है। कॉलेज का कोई इतना ज़रूरी काम आ गया कि मैं उस महफ़िल में जा नहीं पाया, वरना आखिरी महफ़िल में भी मैं होता। अब ये लगातार हो पाता है, कहीं मैं बेगम अख्तर साहिबा से मिल नहीं पाता, कहीं मैं राजकुमार के पास पहुंचना था, एक्टर के पास, लेकिन जा नहीं पाया उस दिन, और ये भी मिस हुआ। लेकिन बातचीत बड़ी अच्छी हुई थी जब फ़ोन पे हुई। अलग तरह के कमाल के गायक थे जगजीत। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। इत्तेफाक ये कि गुरुदत्त की भी पुण्यतिथि और इधर जगजीत की भी पुण्यतिथि। बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी, ये जीवन का एक दस्तूर है। हम लंबी उम्र की कामना करते हैं कि हे प्रभु मुझे 100 साल की उम्र दे, लेकिन साथ में ये भी कामना करनी चाहिए कि हमारे जो अपने हैं, प्रिय हैं, पर्याय हैं, वो भी तो कुछ दूर तक हमारे साथ साथ चलें। ऐसा होना चाहिए ना, तभी तो ज़िंदगी का अर्थ है। मेरे अपने, क्या खूब बात कही थी गुलजार साहब ने। तो आज का दिन अहम है, ख़ास है। मैं दर्दीली बातें कर रहा हूँ गुरुदत्त के बारे में और जगजीत के बारे में, लेकिन चलिए आपको एक खुशखबरी और देता चलूँ चलते चलते। वो खुशखबरी है कि चुलबुली मुस्कुराती, गाती, गुनगुनाती और हर फंक्शन में पहली कतार में आजकल बैठी हुई, अच्छी तरह से पूरी सजी धजी रेखा, अदाकारा रेखा की आज सालगिरह है, 10 अक्टूबर। अब रेखा देखिए, वो एक ऐसी कलाकार है कि आप उनके जो अदाकारी है, उनकी जो फिल्म आप देखते हैं, उन फिल्म से आप मान जाते हैं वन ऑफ इट्स काइंड है। साउथ को ये कमाल हमेशा से हासिल रहा है। एक ज़माने में विजंती माला का दौर था, फिर पद्मिनी का दौर था, फिर हेमा मालिनी का दौर आया, और इधर रेखा का दौर आया। तो ये सारी जो एक्ट्रेसेस यहाँ से गईं, इनमें कुछ यूनिक था। अब रेखा की दिक्कत क्या रही? वही दिल क्या करे जब किसी से कहीं प्यार हो जाए। उन्हें कहीं प्यार हो गया, वो प्यार भी ऐसा कि लोग उन्हें वो कहने लगे। जब कोई किसी पे वो का ताना मारता है तो उस वक़्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस मोहब्बत के रिश्ते में वो है तो वो भी तो है ना। प्यार तो दो लोगों के सोचे से ही होता है ना। जितना गुनाह इनका है तो इतना गुनाह उनका भी होता है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन रेखा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवानंद साहब की बुक लॉन्च पे मैं मौजूद था और 27 सितंबर और 2007 का बरस था। तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आया तो सामने से रेखा आ रही थी और वो थोड़ा लेट हो गई थी प्रोग्राम में आने में। तो आते हुए एकदम से उनकी साड़ी में जैसे पैर फंसने लगा था। मैं थोड़े फासले पे था, तो इतने में उनकी जो दोस्त उनके साथ होती है फरजाना, उसने उनको संभाल लिया। रेखा ने जो मुस्कुराहट, बल्कि मैं कहूँगा जो ठहाका उस वक्त लगाया, वो उसकी मासूमियत दर्शाता है। यूं ही लोग जजमेंटल होकर किसी के बारे में कोई कमेंट कर देते हैं। वो जो ठहाका था उसमें इतनी मासूमियत थी रेखा की। और मैं मन में सोचने लगा, रेखा लड़खड़ाती तो है लेकिन गिरती नहीं, चलती रहती है, चलती रहती है। तो आज भी वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रही हैं। दो अनजाने एक ऐसी फिल्म है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, और वो फिल्म दूसरी जो थी वो नमक हराम थी। हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। उमराव जान से उन्हें बहुत नाम मिला, लेकिन मैं उन्हें इजाज़त में बहुत पसंद करता हूँ। विजेता में भी उनका रोल बहुत अच्छा था, और कलयुग में क्या कहने, बहुत ही कमाल किया था। पहली फिल्म सावन भादो जब 1970 में आई तो हम लोग तो सब अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखे थे। अरे ये कौन सी एक्ट्रेस आ गई यार, इतनी खुश मिजाज और इतनी सुंदर। लेकिन शी ग्रू विद द पैसेज ऑफ टाइम। शुरू की फिल्म देखिए और बाद में देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग वो ग्रो की है, और वो कहती है कि जो रिश्ता मेरी ज़िंदगी में है वो बड़ा सकारात्मक है और उसका मेरी ज़िंदगी पे बहुत असर है। अब क्या कर सकते हैं आप भाई, अगर किसी को मोहब्बत किसी से है तो क्या है ना, मोहब्बत है तो है ना, सोच के मोहब्बत थोड़ी होती है। तो ऐसा रेखा की ज़िंदगी अपने ढंग की अनूठी है। अब ये मैं नहीं बता सकता कि वो कितने बरस की हैं, क्योंकि स्त्रियों की उम्र के बारे में कभी चर्चा नहीं करना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि रेखा अपनी उम्र खुद आराम से बता देती हो, क्योंकि रेखा उम्र के दायरे में कैद होने वाली इंसान है नहीं। वो एक परिंदा है, वो एक बंजारन है। वो चलती है, वो फिरती है, वो घूमती है, वो उड़ती है, और बड़े मज़े से ज़िंदगी। जब उससे कोई कहता है कि ये जो आपने मंगलसूत्र पहना हुआ है रेखा जी, इसका क्या मतलब है, ज़ोर का ठाका लगा के आगे बढ़ जाती है।
ये भी जीने का एक अंदाज़ है। नक्कालियत की दुनिया में जहाँ झूठ और फ़रेब हमेशा हर पल आगे बढ़ते हैं, रेखा जैसी कलाकार अगर खुल के अपनी बात ज़ाहिर कर देती है तो अच्छा ही है। बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है और हम उनके लिए दुआ करते हैं। मैंने कहा ना कि मैं तो बिल्कुल इतने फासले से उनको देखा, वो तो मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि गिरते गिरते बची। और अब मैं उनकी जो फिल्म्स, जितनी भी फिल्म्स आई हैं, उसमें किसी एक पर्टिकुलर हीरो को ना देखते हुए हम अगर उन्हें अन्य हीरोज़ के साथ भी देखें तो जो रेखा की चुलबुलाहट है वो उनका यूएसपी है, वो उनका हॉलमार्क है। आज का दिन बड़ा अनोखा है, अनूठा है। 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर में जहाँ दो त्रासदी हैं, 10 अक्टूबर में वहीं एक खुश ख्याली से जुड़ी बात भी है। और रेखा उन लोगों में से है जो मान के चलते हैं, मुझको मालूम नहीं अगला जन्म है कि नहीं, ये जन्म प्यार से गुजरे, ये दुआ मांगी है। वो पतली दुबली सी साड़ी में लिपटी हुई रेखा को मैंने सिर्फ एक ही बार देखा, रेखा को बस एक ही बार देखा, लेकिन अच्छा लगा कि भाई वो अपने हिसाब से जीती है, अपने तरीक़े से जीती है। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहो, वो अपने काम से रहती है। 15 बरस की उम्र में जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो ऐसा तल्ख तजुर्बा उन्हें हुआ था। जो हीरो था उस फिल्म का, उसने इतनी ज़ोर से उन्हें दबोचा था जबकि सीन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उस दिन रेखा को सबक मिल गया था कि भाई ये माया नगरी है और यहाँ तो बच बच के चलना हुजूर, ये रास्ते हैं फिल्म्स के, और चलना संभल संभल के। फिर कभी उसने ज़िंदगी में कभी किसी को ये मौका नहीं दिया जो वो हीरो पहली ही उनकी फिल्म में, जबकि इनकी उम्र 15 बरस की थी, ले गया था वो मौका। खैर एनी हाउ, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। बहुत अच्छी मुकाम पे हैं। आज के दिन को शुरू करते हैं। आइए, दिन बड़ा ख़ास है।